हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और त्योहारों के बाद, त्योहारों को एंजॉय करने के बाद आप सभी ने स्कूल ज्वाइन किया है तो आप सभी को अच्छा भी लग रहा होगा। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 7th में आप लोगों का चैप्टर कौन सा चल रहा है? जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आई थिंक कि चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। अभी भी सेशन की स्टार्टिंग में ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होने पर आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। अभी केवल 2 चीज़ें आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट में बाकी बची है जो आपको क्लियर करानी है। वो क्लियर कराने के बाद सेम सेशन में ही आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो क्वेश्चन आंसर्स आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं। आपको डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन देखना है। आप सबको मैंने जब रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ाया, श्वसन की प्रक्रिया पढ़ाई, तो मैंने आपको पौधों के द्वारा भोजन निर्माण की प्रक्रिया और श्वसन की प्रक्रिया, मैंने आपको ये प्रश्न, ये जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में जो अंतर है, इस अंतर को आप उस क्वेश्चन पर लेकर जाइए जिस क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछा था कि एक पौधा यदि श्वसन के समय पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है तो हम सामान्य तौर पर ये क्यों कहते हैं कि पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारे लिए प्राणवायु है ना। अब रिलेट करें उस क्वेश्चन को इस अंतर से। फोटोसिंथेसिस का पहला पॉइंट क्या कहता है बच्चों? फोटोसिंथेसिस का पहला पॉइंट कहता है अकर्स इन सेल्स दैट हैव क्लोरोफिल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ऐसी कोशिकाओं में होती है जिसमें एक हरे रंग का लवक पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल या हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। और रेस्पिरेशन के बारे में यदि हम बात करें तो रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया जो है वो किस में होती है? हर एक सजीव कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो क्या हमारे बालों में श्वसन की प्रक्रिया होती है? सभी बच्चे इसका आंसर खुद से सोचेंगे। क्या हमारे बालों में श्वसन की प्रक्रिया होती है? क्या हमारे नेल्स में श्वसन की प्रक्रिया होती है? या हमारी त्वचा में श्वसन की प्रक्रिया होती है ना? तो बाल जो हैं वो कोशिकाओं से ही बने हैं, लेकिन वो डेड सेल्स हैं, उनमें रेस्पिरेशन नहीं होता, बल्कि त्वचा जो कि लिविंग सेल्स से बनी है उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। इस प्रश्न का उत्तर यहीं पर आपका क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट देखेंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में। अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली, यानी यह घटना, यह प्रक्रम केवल सूर्य के प्रकाश में होती है ना। तो बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली, लाइट को ही हम कहते हैं फोटो, लाइट को ही हम कहते हैं, लाइट इज इक्वल टू फोटो। और फोटो, लाइट के अंदर हो रही निर्माण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है, यानी प्रकाश के समय पे भोजन निर्माण की या संश्लेषण की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पॉइंट नंबर 2 क्लियर हो गया। रेस्पिरेशन के लिए कैन अकर ऑल द टाइम, यानी फोटोसिंथेसिस केवल दिन के समय में होती है पौधों में, इसीलिए पौधा हमें दिन के समय ऑक्सीजन देता है। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस 24/7 यानी हर पूरे 24 घंटे निरंतर होती रहती है, इसीलिए रात के समय में पौधा हमें ऑक्सीजन नहीं देता। इसीलिए बड़े बुजुर्गों के अनुसार हमें रात के समय पौधों को छेड़ना नहीं चाहिए या पौधों के आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रात के समय पौधे जो हैं वो केवल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तीसरा पॉइंट, सभी पॉइंट्स को सभी बच्चे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और रिक्वेस्ट है मेरी, किसी भी बच्चे को संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सेशन में, मेरे क्लास में
आप लोग को हर एक पॉइंट में अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर मुझे करने को मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। पॉइंट नंबर 3 में मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस में मैन्युफैक्चर्स फूड, यानी कि भोजन का निर्माण होता है। किसके अंदर? पौधों के अंदर। कहाँ पे? पौधों के अंदर भोजन का निर्माण होता है। और ये पौधे ही जो हैं वो इनडायरेक्टली हमारे लिए भी भोजन का निर्माण करते हैं। मतलब पौधे अपने भोजन को यूज करते हैं, जो बचा है वो तो हम इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 3, ब्रेक्स डाउन फूड। श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? पौधों द्वारा बनाया गया भोजन, जिसको हम पोषक तत्व के रूप में, भोजन के रूप में अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, उसका विखंडन होता है, ब्रेक डाउन होता है। सिंपली ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा भोजन का विखंडन होता है, जिससे हमें क्या मिलती है? प्लेंटी ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। और यह प्रक्रिया होती है किसमें? श्वसन के अंदर। पॉइंट नंबर 4, यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग किया जाता है भोजन निर्माण के लिए। और श्वसन की प्रक्रिया में यूजेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। और श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है, ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज का विखंडन होता है और बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। पॉइंट नंबर 5 है लिबरेट्स ऑक्सीजन एज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो लाइन, जब हम ये कहते हैं कि हरे पौधे हमें प्राण वायु देते हैं या हरे पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो ये लाइन यहाँ पे जस्टिफाई होती है, लिबरेट्स ऑक्सीजन एज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स, यानी अंतिम उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर। मैं आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में भी और रेस्पिरेशन के बारे में भी क्लियर कर चुकी हूँ। तो ये है आपका अंतर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के बीच में, जो सामान्य तौर पर टीचर्स द्वारा नहीं कराया जाता है। तो ये सभी बच्चे इसको ज़रूर नोट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका कंपैरिजन जब आप करते हैं तो आपका दोनों कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, और दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ कंफ्यूजन का भी कोई चांस नहीं रहता। रेस्पिरेशन में आपका पॉइंट नंबर 5 है लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में हर प्रकार के जीव जंतु में, हर प्रकार की वनस्पतियों में अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, यानी कि CO2 रिलीज होता है। अब इसको सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे फटाफट से। इसको सारे बच्चे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच अंतर। और हर एक पॉइंट सेलेक्टेड है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स लिखवाए जा सकते थे, लेकिन केवल 5 पॉइंट लिखवाए जाने का कारण ये है क्योंकि ये पांचों पॉइंट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इन पांचों पॉइंट्स को अलग से आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर इन छुट्टियों के बाद भी आपको कॉन्सेप्ट, आपको ध्यान है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का, तो आपको फिर ये जो अंतर मैं करवा रही हूँ ये आपको बहुत अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। किसी भी बच्चे को बोर्ड से कॉपी नहीं करना, नीड नॉट टू कॉपी एनीथिंग फ्रॉम द बोर्ड। समझना है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही आपको कॉपी में लिखना है, मतलब आपको नकल नहीं उतारनी है। आपको देख करके बोर्ड से नकल नहीं उतारनी है। अगर आपको हर लाइन का मतलब समझ में आ रहा है देन यू हैव टू कॉपी इन योर नोटबुक, और अगर एक एक लाइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आपको हैंड रेज करके या चैट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पुट ऑन करना है।
और वो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। आप एक तरफ फोटोसिंथेसिस लिखेंगे, मार्जिन देंगे, एक तरफ रेस्पिरेशन लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे फोटोसिंथेसिस में, अकर्स इन सेल्स दैट हैव क्लोरोफिल। ऐसी कोशिकाओं में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण जिनमें हरित लवक होता है। यानी कि सो सिंपल, हरे पेड़ पौधे में, हरी पत्तियों में, हरे तनों में पाया जाता है प्रकाश संश्लेषण जिसका रंग हरा होता है। सवाल है, क्या ऐसी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता होगा जहाँ पे व्हाइट कलर की पत्तियां हैं, जहाँ पे रेड कलर की पत्तियां हैं? तो व्हाइट वाले पार्ट में नहीं होता, रेड वाले पार्ट में होता है, कम होता है ना। तो लेकिन ये बहुत बड़े क्लास की बात है, अभी आप क्लास 7th में हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सिंपल ही बताया जा रहा है। पॉइंट नंबर 1 में आप रेस्पिरेशन में देखेंगे अकर्स इन ऑल लिविंग सेल्स। देखो, प्रकाश संश्लेषण केवल ऐसी कोशिकाओं में ही होता है जो हरे रंग की होती है, जो जंतुओं में पाई ही नहीं जाती। लेकिन श्वसन की प्रक्रिया हर एक कोशिका में होती है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ओनली। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस केवल प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और रेस्पिरेशन में लिखेंगे कैन अकर ऑल द टाइम, मतलब हर समय रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया कोशिकाओं में होती रहती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, बिना समझे कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी बच्चों से कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिना प्रश्न पूछे उसको अपनी कॉपी में उतारेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप उतार देंगे तो आपको रटना ही है और समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा अपने आप। फोटोसिंथेसिस में लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 में मैन्युफैक्चर्स फूड, यानी भोजन निर्माण होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में या फोटोसिंथेसिस में। और रेस्पिरेशन में पॉइंट नंबर 3 में लिखेंगे ब्रेक्स डाउन फूड, यानी भोजन के विखंडन की प्रक्रिया होती है। यानी कि मैंने आपको क्या बताया था कि श्वसन के समय ऊर्जा मुक्त होती है। हम सांस क्यों लेते हैं? ऊर्जा पाने के लिए हम सांस लेते हैं, है ना। और ये प्रश्न, ये किस प्रश्न का उत्तर है? जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको प्रश्न मैंने दिया था, व्हाई डू वी रेस्पायर, यानी हम सांस क्यों लेते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर है ब्रेक्स डाउन फूड टू गेट एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज, यानी कि भोजन के विखंडन की प्रक्रिया होती है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है और उसका यूज़ हम अपने डेली के काम करने के लिए करते हैं। जैसे मेरे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, मैं उसका यूज़ आपको पढ़ाने में कर रही हूँ और आप उसी एनर्जी का यूज़ अपने पढ़ने के लिए कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 4 यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में देखो किसी भी, जैसे दाल और चावल हमें बनाना है बच्चों, तो दाल और चावल बनाने के लिए हमें कुछ कच्ची सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। नमक चाहिए, चावल चाहिए, पानी चाहिए, दाल चाहिए। इसी तरह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए भी कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या क्या? एक तो पत्ती का हरा होना ज़रूरी है, यानी क्लोरोफिल वाली सेल होनी चाहिए। वातावरण में आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का मौजूदगी होना ज़रूरी है, और वातावरण में मौजूद जल और सूरज की रोशनी, 4 चीज़ मिल करके भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। और रेस्पिरेशन में पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे यूजेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, यानी कि जो भी हमने खाने के समय में खाना खाया है जिसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट था वो सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज के रूप में आया और ग्लूकोज फिर से टूटेगा जिससे ऊर्जा मुक्त होगी। कौन सी प्रक्रिया में हो रहा है ये? रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हो रहा है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में हो रहा है। पॉइंट नंबर 5 इज लिबरेट्स ऑक्सीजन एज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स, यानी कि अंतिम उत्पाद के रूप में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद अंतिम उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन देता है कौन? पेड़ पौधा।
तभी हम कहते हैं कि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन मुक्त करते हैं या हमें ऑक्सीजन देते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, है ना। क्लियर है। रेस्पिरेशन में यानी श्वसन की प्रक्रिया में लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड एज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये हर प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधों, वनस्पतियों में सब जगह पे यही होता है ना। तो वो लाइन जिसमें हम ये कहते हैं कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, इट इज ऑल्सो राइट। और अगर ये बोले कि पौधा ऑक्सीजन रिलीज करता है, इट इज ऑल्सो राइट। बोथ ऑफ द सेंटेंसेस आर करेक्ट। दोनों ही वाक्य सही हैं। पौधा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है और ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। वो बात अलग है कि श्वसन की प्रक्रिया के समय पे जब पौधा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज पौधा दिन के समय में फोटोसिंथेसिस में कर लेता है और वातावरण में मौजूद कुछ और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज कर लेता है और फिर पौधा ही हमें ऑक्सीजन भी रिलीज करके देता है। तो आई थिंक सभी बच्चों का ये पांचों पॉइंट क्लियर होगा। तो इसको अपनी कॉपी में सभी बच्चे नोट करेंगे। अब ये नेक्स्ट आपके सामने आया है बच्चों, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, और इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपका रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो है वो कितना हद तक क्लियर हो गया है। आपको इस चैप्टर में रेस्पिरेशन बताया गया, यानी श्वसन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। श्वसन की प्रक्रिया जो कि एनिमल्स में कैसे होती है, मनुष्यों में कैसी होती है, अलग अलग जीवों में कैसे होती है और पौधों में कैसी होती है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एक तरफ लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। ध्यान से समझते हुए तभी इसको नोटबुक में नोट करेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखेंगे पॉइंट नंबर 1, रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रेवल बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये हो सकता है आप सभी बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, तो जिनको समझ में आ रहा है उनके लिए वेल एंड गुड, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा है उनको थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत है। रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रेवल बाय सिंपल डिफ्यूजन, है ना। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब सामान्य विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? सामान्य विसरण के द्वारा। रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि श्वसन संबंधी जो भी गैसेस हैं, कौन से गैसेस का आदान प्रदान होता है? इनहेल होता है ऑक्सीजन का और एक्सहेल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को। तो रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि श्वसन में कौन कौन सी गैसेस यूज हो रही हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ रहे हैं। ये नियम हर जंतु के लिए, हर वनस्पति के लिए लागू होता है। हर कोई सांस लेते समय ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। क्लियर है? अब ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, इनका ट्रेवल कोशिकाओं में कैसे होता है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा, यानी कि विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। क्लियर है सभी बच्चों को? एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड एथेनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि कौन सा श्वसन? अवायवीय।
अवायवीय प्रकार का श्वसन जो है उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये प्रयोग मतलब काम हो रहा है, आपका श्वसन की प्रक्रिया हो रही है जिसमें एनर्जी भी रिलीज हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है। एथेनॉल बन रहा है मतलब ये ऐसा प्रोडक्ट है जब ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन की प्रक्रिया हो रही हो तब एथेनॉल बनने लगता है, ठीक है, या एब्सेंस में हो रही हो। किस में बनता है, ईस्ट में बनता है, और एथेनॉल बनता है ब्रेड मेकिंग में। ब्रेड मेकिंग में एथेनॉल की प्रक्रिया होती है, यानी तब एथेनॉल बनता है, और खटास लिए हुए आपका ब्रेड का स्वाद जो है वो इसी एथेनॉल के प्रोडक्शन के कारण आपको मिलता है। इसके बारे में बहुत ब्रीफ में आपको पढ़ाया जाएगा क्लास 12th में जाके। अभी आपका कौन सा क्लास चल रहा है, क्लास 7th, है ना। तो जितना बताया गया इतना आपको नोट करना और इतना समझना भी है। लेसर अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब श्वसन की प्रक्रिया में ऊष्मा बहुत ज्यादा नहीं होती है ना। आप सांस लेते समय आपको गर्मी बहुत ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करते हैं हम, है ना, क्लियर है। एनिमल्स में ये तो है आपका प्लांट्स में होने वाला रेस्पिरेशन, यानी कि ये जो है आपका पार्ट ये पौधों में हो पाया जाता है, पौधों की बात करी गई है इसमें। यहाँ पे अगर हम जंतुओं की बात करें, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बॉडी थ्रू ब्लड। यहाँ पे रेस्पिरेटरी गैसेस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। जब हम जंतुओं की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास खून है, हमारे पास रुधिर है, ब्लड है। तो हमारे शरीर में जो गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जो गैसेस का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, हमारे रक्त के द्वारा होता है। पॉइंट्स क्लियर। पॉइंट नंबर 2 है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड लैक्टिक एसिड। जब पौधों की बात होगी या बैक्टीरिया की बात होगी तब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में एथेनॉल बनेगा, लेकिन जब किसकी बात होगी, मनुष्यों की बात होगी या जंतुओं की बात होगी तब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। अब ये जो पॉइंट है आपका लैक्टिक एसिड वाला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पता है। बहुत ब्रीफ में मैंने ये वाला पॉइंट आपको कराया था कि यदि ऑक्सीजन के अभाव में हमारा शरीर श्वसन की प्रक्रिया करता रहता है लेकिन ग्लूकोज का पूरा विखंडन नहीं होने के कारण, यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन ना होने के कारण लैक्टिक एसिड बनने लग जाती है, जिससे हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं या मांसपेशियों में तनाव की शिकायत हम करते हैं, जिसमें बहुत पेन होता है, और गर्म तेल की मसाज या गर्म पानी का स्नान इसमें फायदा देता है। किसी भी प्रकार का प्रश्न होने पर मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ सभी बच्चों से कि आप पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में मोर अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि एनिमल्स की जो ये हम फील कर सकते हैं, है ना। आप अपनी सांस को कितना भी, जाड़े का मौसम है, अपनी सांस को अपने हाथ पे फील करके देखेंगे तो आपको गर्माहट का ही अनुभव होगा, है ना। पर जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो कोई गर्माहट प्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि मोर अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। पौधों की तुलना में ज़्यादा ऊष्मा बनती है एनिमल्स के रेस्पिरेशन के टाइम पर। तो सभी बच्चे इसको भी क्या करेंगे, इसको भी नोट करेंगे अपनी नोटबुक में सभी बच्चे। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, 2 मार्जिन देंगे बीच में, है ना। एक तरफ लिखेंगे पौधों में श्वसन और दूसरी तरफ लिखेंगे जंतुओं में श्वसन। पौधों में श्वसन में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रेवल बाय सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि
श्वसन संबंधी गैसें सामान्य विसरण के द्वारा परिवहन करती हैं। हिंदी में लिखना है जो बच्चों को, वो लिखेंगे श्वसन संबंधी गैसें सामान्य विसरण की प्रक्रिया के द्वारा पौधों में परिवहन करती हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड्स एथेनॉल, यानी पौधों में श्वसन की प्रक्रिया में, अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में एथेनॉल का निर्माण होता है। ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से फिर से एक बार लिखेंगे। पौधों की क्या लिखेंगे? पौधों के बारे में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में एथेनॉल का निर्माण होता है। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लेसर अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, यानी ऊष्मा का कम उत्पादन होता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, यानी कि जीवों में श्वसन के नीचे हम आप पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, रेस्पिरेटरी गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द बॉडी थ्रू ब्लड, यानी कि श्वसन संबंधी गैसों का परिवहन पूरे शरीर में रुधिर के द्वारा होता है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड्स लैक्टिक एसिड। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद जंतुओं के बारे में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, यानी कि जंतुओं की श्वसन की प्रक्रिया में जब अवायवीय श्वसन की बात होती है तो अंतिम उत्पाद में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जंतुओं में श्वसन में मोर अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, यानी कि जंतुओं में श्वसन के समय पौधों में श्वसन की तुलना में ज्यादा ऊष्मा का निर्माण होता है। ध्यान से सुनेंगे और ये लाइन एकदम क्लियर लिखेंगे, जंतुओं में श्वसन के समय पौधों में श्वसन की तुलना में ज्यादा ऊष्मा का निर्माण होता है। आई थिंक सभी बच्चों का जो ये पॉइंट्स लिखे हैं आपने, ये एकदम क्लियर होंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हाथ खड़े करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आज आपका चैप्टर जो है बच्चों, जीवों में श्वसन, ये आई थिंक कंप्लीट हो गया है। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जा चुका है ना? तो इसमें भी आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी हल्की सी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक निसंकोच पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हो जाएगा आपका। और आशा करती हूँ कि सभी बच्चों का रेस्पिरेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर होना चाहिए इस चैप्टर के बाद, क्योंकि अगर आपको शुरुआत में ही पूरा बेसिक नॉलेज है तो बड़ी क्लासेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अगले सेशन में बच्चों हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, है ना? तो आई होप सभी बच्चों ने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच का अंतर नोट कर लिया होगा और सारे पॉइंट्स को समझते हुए लिखा होगा। उसी तरह से पौधों में श्वसन और जंतुओं में श्वसन, ये भी आपने नोट कर लिया होगा और इनके भी सभी पॉइंट्स को आपने समझते हुए लिखा होगा। बच्चों आई होप कि सभी बच्चों ने क्लियर कर लिया है ना? ये दो वाले जो दो आपके पेजेस मैंने कराए, ये वाला फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का अंतर, और दूसरा आपका मैंने करवाया आज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, है ना? तो ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये पूरे आपका चैप्टर का सार है, कह सकते हैं हम, समरी है। जिन बच्चों को पूरा चैप्टर समझ में आया है उन्हीं को ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगले सेशन में हम क्या करेंगे, इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और होपफुली आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रिक्वेस्ट करती हूँ, अभी भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से, हैंड रेज के माध्यम से क्वेश्चन ज़रूर पुट ऑन करेंगे। और
निसंकोच करेंगे, बेझिझक करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए ही हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।